और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। यहाँ तक तो पढ़ ही लिया हमने। अब ये सब नहीं पढ़ना, ये तो सारी फालतू चीजें की। अब जो जो टॉपिक्स नहीं पढ़ने होंगे ना वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा आगे। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि पहले 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी। तो वो डोमिनेट क्यों कर रही थी वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो, तुम्हें डोमिनेंस वर्ड थोड़ा नेगेटिव सा नहीं लग रहा है ना? लेकिन इस वर्ड को यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में लिखा हुआ है। कैसे, वो आगे पता चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि वन पार्टी डोमिनेंस जैसा कुछ सिर्फ इंडिया में ही हो रहा था। मतलब अगर आप जैसे वन पार्टी डोमिनेंस को समझोगे ना, तो वर्ल्ड में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे ऐसे। जैसे चाइना में भी वन पार्टी डोमिनेंस हो रहा था 1949 के बाद से। इनफैक्ट वहाँ तो आज तक चलता आ रहा है। और कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे क्यूबा और सीरिया में क्या है कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ वन पार्टी को ही परमिशन देता है इलेक्शंस करने के लिए। तो सवाल ये आता है कि इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस और यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस दोनों सेम है क्या? नहीं। जो मैं पॉजिटिव वाली बात बता रहा था ना आपको, वो यहाँ पे समझ में आएगा तुम्हें। अराउंड द वर्ल्ड जो वन पार्टी डोमिनेंस हो रहा था और जो इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस हो रहा था, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कैसे? जो दूसरे केसेस हैं वन पार्टी डोमिनेंस के, वहां पे डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज किया गया था। मतलब डेमोक्रेटिक वेज में वन पार्टी डोमिनेट नहीं कर रही थी। और वहीं इंडिया में कांग्रेस डोमिनेट तो कर रही थी, लेकिन साफ सुथरे तरीके से इलेक्शंस करवा के कर रही थी। इंडिया में लोग ही कांग्रेस को वोट दे रहे थे ज्यादा, इसलिए वो डोमिनेट कर रही थी। सब कुछ डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंडर हो रहा था इंडिया में। कांग्रेस हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी की उत्तराधिकारी थी। मतलब जो आज़ादी के संघर्ष में बड़े बड़े लीडर्स थे, उनमें से ज़्यादातर लीडर्स कांग्रेस की तरफ से इलेक्शंस लड़ रहे थे। ये सबसे बड़ा रीजन था कांग्रेस की जीत का इलेक्शंस में। कांग्रेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, और जब तक बाकी पार्टीज कोई स्ट्रेटेजी सोचती तब तक तो कांग्रेस अपना कैंपेन भी स्टार्ट कर चुकी होती थी। इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद की बात करें तो कांग्रेस ही एक अकेली ऐसी पार्टी थी जो पूरी इंडिया में फैली हुई थी। बाकी पार्टी तो छोटे मोटे एरियाज तक फैल रखी थी बस। कांग्रेस एक रेनबो लाइक पार्टी थी। इसका नेचर ऑल इंक्लूसिव था। माने इसमें हर धर्म के, हर क्लास के, सोसाइटी के लगभग हर सेक्शंस के लीडर थे इसमें। कांग्रेस में अलग अलग सोसाइटी के लीडर्स तो थे ही, वहीं इसमें अलग अलग आइडियोलॉजी के लीडर भी थे। जब कांग्रेस 1985 में बनी थी, उस टाइम पे इसमें हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग और कुछ कमर्शियल क्लास के ही लोग थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें सभी सेक्शंस के लोग जुड़ते गए। इसमें से कुछ एक के इंटरेस्ट तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी करते थे। जैसे इसमें पीजेंट्स भी थे तो वहीं इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। पीजेंट्स कहते थे लेबर्स के लिए वर्किंग आवर्स कम करो, उनके वेजेस बढ़ाओ, तो वहीं इंडस्ट्रियलिस्ट कहते थे कि हाँ इतना मत बढ़ाओ तुम। तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते थे इनके इंटरेस्ट। शहरी लोग भी थे तो विलेजर्स भी थे, अपर कास्ट वाले थे, लोअर कास्ट, सब तरह के लोग थे। मतलब मैंने बताया ना कि अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग भी थे इसमें। जैसे कांग्रेस में रेवोल्यूशनरी थे, साथ में पैसिफिस्ट भी थे जैसे गांधी जी। कंजर्वेटिव्स भी थे तो वहीं रेडिकल्स भी थे। एक्सट्रीमिस्ट भी थे तो मॉडरेट आइडियोलॉजी वाले लीडर्स भी थे इसमें। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, ये तो भाई साहब भारी भरकम सा नाम है। कोई सर पैर ही नहीं मिल रहा इस टॉपिक का, तो कैसे पढ़ेंगे हम? मिलेगा मिलेगा, सब्र करो थोड़ा। हम अभी अभी पढ़ के आए कि कांग्रेस वॉज ए ग्रैंड कोलिजन ऑफ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो वो जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स, अलग अलग आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स थे, वो सब एक साथ एक ही छतरी के नीचे थे। नाम था कांग्रेस। इन्हीं ग्रुप्स को यहाँ पे फैक्शंस बोला हुआ है। एक पार्टी जिसका नेचर ही कोलिजिव है, मतलब सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन है, तो वो क्या करेगी कि जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उसके अंदर, उनको टॉलरेट करेगी। ठीक है, पार्टी टूट नहीं जाएगी अगर डिफरेंसेस होंगे पार्टी के मेंबर्स के बीच में। तो वो ऐसा नहीं बोलेगी कि हम इस सेक्शन की बात नहीं मानेंगे, ये सेक्शन गलत बोल रहा है। ऐसे तो फिर वो सेक्शन बाहर ही निकल जाएगा पार्टी से। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्योंकि इंक्लूसिव थी नेचर में, तो उसने सारे ग्रुप्स को बांध के रखा हुआ था। अब सभी लोग साथ में थे तो सब अपने अपने इंटरेस्ट के साथ आ रहे थे। अब मान लो ये वाला हिस्सा जो है वो, उसका एक्सट्रीम पार्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है।
मतलब ये कहता है कि सारा सब कुछ लैंड रिफॉर्म्स कर दो और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी पूरी जमीन छुड़ा लो और गरीब लैंडलॉर्ड्स में बांट दो, जिनके पास जमीन नहीं उनमें बांट दो। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स भी हैं तो ये कहेंगे अच्छा ऐसे थोड़ी ना होगा, तो डिफरेंसेस होंगे ना। तो कांग्रेस क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशंस अवॉइड करती थी, वो बैलेंस क्रिएट करती थी हर इश्यू पे कि भाई ना तुम्हारा और ना भाई तुम्हारा। अपन क्या करते हैं कि एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं कि मान लो 50 एकड़ से ज्यादा जितनी भी जमीन है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी और उसको फिर हम छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स में बांट देंगे। इससे भैया तुम भी खुश और भैया तुम भी खुश। ऐसे ही वो बैलेंस क्रिएट करती थी हर एक इशू पे। कांग्रेस में जब कोई ग्रुप या इंडिविजुअल नाखुश होता था ना तो वो पार्टी को नहीं छोड़ता था, क्योंकि बेचारे के पास कोई और बढ़िया पार्टी का ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि कांग्रेस के सामने बाकी पार्टी तो छोटी थी ना उस टाइम पे, इसलिए वो पार्टी में ही रहना प्रेफर करता था और वो पार्टी में ही रह के आपस में ग्रुप्स में डिस्कस करता था, आपस में उन्हीं से लड़ाई करता था। और मतलब वो मैंने बताया ना कि एक बीच का वे निकालती थी कांग्रेस, एक्सट्रीम पोजीशन से अवॉइड करती थी, तो वो वैसे करते थे उस टाइम पे। इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। 1952 के इलेक्शन से ही इंडिया में अपोजिशन पार्टीज थी। हम वो बात अलग है कि वो कांग्रेस के सामने बहुत छोटी थी, लेकिन एटलीस्ट थी तो सही, लोगों के पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस तो था। तो ये सब कांग्रेस को अंडर चेक रखती थी कि भैया जी अगर तुमने कुछ गलत किया तो लोग हमारे पास आ जाएंगे। इससे कांग्रेस काम भी अच्छा करती थी। आज की पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी है, उस टाइम की पॉलिटिक्स बेस्ट नहीं तो एटलीस्ट इससे तो अच्छी ही थी। उस समय पे कांग्रेस वाले लीडर्स थे वो अपोजिशन लीडर्स को काफी रिस्पेक्ट देते थे। जैसे जो इंतरिम गवर्नमेंट थी और जो पहले इलेक्शंस के बाद वाली गवर्नमेंट थी उसमें काफी अपोजिशंस के लीडर थे, जैसे अंबेडकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ये लोग अपोजिशन में होते हुए भी रूलिंग गवर्नमेंट के कैबिनेट में थे, क्योंकि उस टाइम पे सारे लीडर्स का ये मानना था कि भैया अपोजिशन में तो क्या हुआ, आओ साथ मिलके काम करते हैं, और तुम मतलब ज़्यादा टैलेंटेड हो तो आखिरकार हमें लोगों की भलाई के लिए ही काम करना है और तुम्हारा टैलेंट काम आएगा इस चीज़ में। इसलिए ये अंबेडकर जी और श्यामा प्रसाद जी कैबिनेट में थे नेहरू जी के। ये फोटो देखोगे तो ये पंडित जी के कैबिनेट की फोटो है। इसमें ये अंबेडकर जी हैं और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं। और एक आज की पॉलिटिक्स देख लो, ये एक दूसरे को बोलते ही कैसे हैं, पप्पू मफलर वाला। खैर छोड़ो, अपना चैप्टर खत्म हो गया।